हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के टॉपिक का नाम है जनगणना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना है और कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आता प्लीज़ पूछ लेना आप, है ना, क्योंकि अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया ना तो इससे हमारे कई क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इससे पहले मैंने जो भी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए करवाया है वो क्लासेस आप देख लेना, इसी चैनल पर डले हुए हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, पहले तो करूँगा आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की, यानी जितनी भी अभ्यर्थी हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र का जो फॉर्म भरना चाहती हैं उसकी डेट कोई फ़िक्स नहीं, कभी भी आ सकती है, इस महीने आ सकती है या अगले महीने आ सकती है, कोई डेट फ़िक्स नहीं है। तो बस आपको देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक चीज़ बता दूँ, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप सिलेक्शन के थोड़े ज़्यादा नज़दीक होंगे। अगर फॉर्म भरने के बाद आप तुरंत तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई रह रहा है, वो 2 साल से तैयारी कर रहा है और आपने 2 महीने से तैयारी की है, तो ये बताइए 2 साल वाला अगर अच्छे से पढ़ रहा होगा, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2 साल वाले का हो ही जाएगा, लेकिन वो अगर अच्छे से पढ़ रहा होगा और आप 2 महीने से सेम उसी स्थिति में पढ़ रहे हैं, जैसे 2 साल से पढ़ रहा है वैसे ही आप 2 महीने से पढ़ रहे हैं, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी संभावना ज़्यादा होगी कि ये इसका सिलेक्शन ज़्यादा होगा। तो मैं आपको यही दोहरा देना चाहता हूँ कि आप फॉर्म कभी भी आएँ, 1 महीने बाद आएँ, 2 महीने बाद आएँ, लेकिन अगर नोटिफिकेशन आया है तो आपको ये चीज़ तैयार रखना है कि चलो हाँ, कुछ सालों बाद ये वैकेंसी आई है, कुछ सालों नहीं कई सालों बाद ये वैकेंसी आई है, तो हमें हाथ से नहीं निकलने देना। तो बस इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ वो आप एक एक चीज़ आराम से पढ़ते हुए चलिए, और मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ इससे कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाने दूँगा आपकी, चाहे वो चीज़ करंट की हो, चाहे वो हमारे जो बेसिक से हो, जैसे जनगणना हो गया बेसिक, और जो मैं इसके पीछे करा चुका हूँ, कहीं से भी हो। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको बताऊँगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप ये, जैसे मैं आज आपको जनगणना टॉपिक पढ़ाऊँगा तो आप मुझसे आगे चलिए, ये नहीं है कि मैं करा रहा हूँ, मुझसे आगे चलिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। मैंने जनगणना टॉपिक कराया तो आप क्या करेंगे, इसको ख़त्म होने के बाद तुरंत क्या करेंगे, इसके MCQ लगाएंगे। MCQ लगाने से होता क्या है कि एक तो हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं, और फिर दूसरी बात क्या होती है कि जो हमने पढ़ा है वो हमारा तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, कि हमने कैसे पढ़ा है, उसको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ा है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। क्लियर हो गया? तो आपको ये सब चीज़ें समझते हुए चलना है। अब ये तो हो गई आंगनबाड़ी की बात। जो भी अभ्यर्थी जैसे जो अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी सिलेबस में रहता है, करंट अफेयर सिलेबस में रहता है, तो उसके लिए भी हमारे इसी चैनल पर क्लासेस डली हुई हैं। तो आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको सारी चीज़ इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो चले आगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जनगणना। एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे, यहाँ पर समझ में नहीं आया वो आप मुझे बताइए, कमेंट कर दीजिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ दोबारा समझाइए, तो मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत देश में जनगणना कराने का दायित्व केंद्र सरकार पर है। संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 यानी 69 का वर्णन किया गया, मतलब 69 में इसका वर्णन किया गया। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से दोहरा देता हूँ जो पहली बार क्लास ले रहे हैं। इस लाइन से हमारे लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे। अब कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहली बात, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना की बात की गई है, तो कौन से अनुच्छेद में, 246 में, और इसका जो जनगणना का दायित्व होता है वो किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। अब ठीक है, 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जनगणना किस अनुसूची के अंतर्गत आता है,
तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। फिर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इस लाइन से हमारे सिर्फ 1-1.5 लाइन से हमारे 3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो आपको कैसे करते हुए चलना है, ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है कि हर लाइन से कैसे हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। तभी आप खुद की टेस्ट सीरीज बनाएंगे, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से टैकल कर पाएंगे क्वेश्चंस को। इस लाइन से क्वेश्चन बनाया, इस लाइन से क्वेश्चन बनाया, हर एक लाइन से आपको जहाँ से पॉसिबल है क्वेश्चन बनाना, आप क्वेश्चन बनाइए। ओके। फिर क्या है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई। अब इससे भी 2 क्वेश्चंस हमारे बनेंगे कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? 1872 से। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। सॉरी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, या लॉर्ड मेयो, जहाँ भी ऑप्शन आपको दिख जाए ना, आपको कर देना है। क्लियर हो गया। ये आपको याद रखना है। आगे और चीज़ आएगी, वो आपको फिर डिफरेंस दोनों में याद रखना है। क्या है किंतु? क्या है किंतु? स्व मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे 10 साल बाद हमारे यहाँ जनगणना होती है, उस ढंग से नियमित तौर पर जनगणना सन 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। इस दौरान भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त W प्लोडन थे। अब इस इतने सारे कंटेंट से हमारे कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं? लगभग मैं कम से कम बता रहा हूँ 10 क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं। अब देखिए, 2 क्वेश्चंस ये हो गए हमारे, 3 ये हो गए, 5 हो गए। आपको याद क्या रखना है कि भारत में जनगणना, पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। लेकिन जो नियमित स्वव्यवस्थित यानी 10 साल की, जैसे अभी वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है, उसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1881 से। और किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड रिपन ने। और उस समय भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? W प्लोडन। क्लियर हो गया। ऐसे आपको पढ़ना है टॉपिक, और ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाना है। चलो आगे बढ़े। स्वतंत्र भारत, 3 फैक्ट आपको अलग अलग याद रखना है। एक तो ये वाला कि जनगणना की शुरुआत प्रथम भारत में कब हुई थी। फिर आपको रखना है कि नियमित तौर पर, जैसे भारत पर वर्तमान में अभी जनगणना चल रही है, वो थ्योरी या 10 साल वाली, वो कब से स्टार्ट हुई थी? 1881 से। अब स्वतंत्र, जब भारत हमारा आज़ाद हो गया, उसके बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक फैक्ट ये हो गया, दूसरा फैक्ट ये हो गया, यहाँ तक पूरा, और एक फैक्ट ये था, और एक फैक्ट ये है यहाँ पर। उस समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी थे। अब देश हमारा आज़ाद हो गया था, तो यहाँ पर जो भी आयुक्त वगैरह, जो भी अधिकारी होंगे, जो भी मुख्य होगा, जो भी चीफ होगा, वो क्या बनेगा? इंडियन बनेगा। यहाँ पर कौन था? विदेशी था। यहाँ पर भी कौन था? यहाँ पर विदेशी था। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों बाद होती है। वर्ष 2011 में संपन्न हुई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। अब 2011 में जो जनगणना हुई थी, वो कौन सी जनगणना थी? भारत की 15वीं जनगणना थी। जबकि मध्य प्रदेश की वो कौन सी जनगणना थी? 6वीं जनगणना थी। क्लियर है? कहीं भी कोई डाउट? नो डाउट। चले बढ़े आगे। चलिए, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, आराम से क्वेश्चन खोजेंगे, और आराम से उसको टैकल करते हुए चलेंगे। कहीं पर भी बिल्कुल तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसका थोड़ा ब्राइटनेस का प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा जूम करके पढ़ा देता हूँ। 1 मिनट। आपको समझ में आएगा, बहुत जूम कर देता हूँ ना। मैं बोलता जाऊंगा, तो आप, जैसे आपने अगर पुस्तक खरीद ली है जो वाली विनर्स वाली, तो आप वहाँ से भी कवर करते जाना, ठीक है? पढ़ते जाना, मेरा मतलब ये है। क्योंकि थोड़ा ब्राइटनेस का इश्यू है। हो सकता है आपको सही भी दिख रहा हो, नहीं हो सकता नहीं भी दिख रहा हो,
क्योंकि ये दूसरा लैपटॉप है, जो पहला लैपटॉप था मेरा उसमें थोड़ा क्वालिटी सही रहती थी। एक मिनट, चलिए एक मिनट में देख लूँ। दिख रहा है क्लियर? चलिए गुड। देखिए, मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना वर्ष 1961 में प्रारंभ हुई थी। यानी मध्य प्रदेश की पहली जनगणना कब हुई थी? 1961 में। और भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्वीडन को विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय प्राप्त है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्वव्यवस्थित यानी व्यवस्थित तरीके से जनगणना का श्रेय जाता है, वो कहाँ के किसको जाता है? स्वीडन कंट्री को। वह जहाँ पर सन 1749 यानी 1749 में पहली बार विधिवत जनगणना की गई थी। जैसे हमारे यहाँ पर 1881 में विधिवत की गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका में से हुई। ये क्वेश्चन आपसे बहुत कम पूछे जाएंगे, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। चलिए आगे क्या है? राष्ट्रीय जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब ये आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय जनगणना संगठन है वो किसके अंडर कार्य करता है? तो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंदर कार्य करता है। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। इसका नाम पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा। जो देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित कर जनगणना संबंधित आंकड़ों को जारी करता है, ठीक है। फिर आगे क्या? गौरतलब है कि वर्ष 2011 में से हुई जनगणना में दूसरी बार जाति आधारित आंकड़े जारी किए गए। इससे पहले 1931 में जातिगत आंकड़े जारी किए गए थे। अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना तक जो जनजाति आंकड़े थे, यानी जाति आधारित जो आंकड़े थे, माफ़ कीजिए जाति आधारित जो आंकड़े थे वो 2 बार किए गए 2011 तक। एक पहली बार 1931 में और दूसरी बार 2011 में। ओके, चले आगे चले। एक मिनट, ये नया लैपटॉप है ना, तो उसमें थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, दिख रहा है अब? ठीक है, चलिए। फिर क्या दिया है? वर्ष 2011 में संपन्न हुई जनगणना का शुभंकर, यानी एक लोगो बनाकर रखते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो क्या था? प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक का मतलब होता है एक गिनती करती हुई महिला। एवं इस जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ओके।
तो इसमें क्या दिया गया है, इसका जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का, तो आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कहीं क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए तो, नहीं इतना डीप में क्वेश्चन इस लेवल पर आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर अगला क्या है, जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक के मूलभूत का मतलब होता है कम से कम ये चीज़ तो उसको मिलनी चाहिए, 15 विवरण दर्ज किए गए। साथ ही ये आपको ये चीज़ याद नहीं रखना है, ये बहुत ही रेयर है कि पूछा जाए, मतलब 0.00% चांस है कि इसका कोई आंसर आपसे पूछा जाए। मेन चीज़ आपसे पूछी जाती है वो मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है। फिर अगला क्या दिया गया है, वर्ष 2011 में हुई जो जनगणना, मतलब 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके दौरान भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे, श्री C चंद्रमौली थे, श्री C चंद्रमौली, जिन्होंने दिसंबर 2013 में अंतिम आंकड़े जारी किए थे। यानी इस जो जनगणना थी 2011 की, वो प्रारंभ कब से हो गई थी, 2011 से, लेकिन जो इसके आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, आंकड़े देश के सामने रखे गए थे, वो कब रखे गए थे, दिसंबर 2013 में। क्लियर उतना। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की बात है, यहाँ पर दिया गया, अलग से डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि 2011 की जनगणना हुई थी उसके जो आयुक्त थे वो कौन थे, चंद्रमौली थे। ओके। चलिए आगे क्या है, भारत की जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके सारे आंकड़े यहाँ पर दिए गए। ये फैक्ट आपको याद रखना है, चाहे आप रट के रखो, चाहे आप ट्रिक के अनुसार रखो, जैसे भी आप रख सकते हैं वैसे आप याद रखिए। जनगणना टॉपिक आपको मिस नहीं करना है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं और एग्ज़ाम्स की बात करूं, जैसे रेलवे एग्ज़ाम हो गया, पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, कोई भी एग्ज़ाम SSC का हो गया, उसमें जनगणना से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन यहाँ पर जो आंगनबाड़ी का पेपर है उसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको ये आसानी से समझते हुए चलना है और अपने हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस लगाना है। मैंने ये पढ़ाया तो आपको मन में रिकॉल करना है कि ये क्वेश्चन ठीक है, इसका ये आंसर है। हर एक चीज़ मैं आसानी से पढ़ाऊँगा और आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही समझते हुए चलना है। चलिए अब इसके आंकड़ों को हम धीरे धीरे समझेंगे, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, ये दी गई है 121 करोड़। कितनी है, 121 करोड़। कब के अनुसार है, 2011 के अनुसार। अगर हम इसमें बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों की कितनी है, 63 करोड़। वही महिलाओं की अगर हम बात करें तो कितनी है, 58 करोड़। ओके। इस पुरुष में बच्चे भी आएंगे और इस महिला में जो भी लड़कियां हैं वो भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं हैं शादीशुदा होती हैं, औरतें होती वहीं, इससे ऐसा नहीं है। फीमेल और इसमें मेल, सारे सब कुछ ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कुल जनसंख्या आपको याद रखना है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी ये आपको याद रखना है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट क्या थी, यानी साक्षरता दर कितनी थी, तो 73% थी। इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मैं देश में से 100 लोगों को उठाऊं तो 100 लोगों में से कितने लोग पढ़े लिखे निकलेंगे, 73। और ये जो आपको 73 दिख रहा है, इनको पढ़ा लिखा मत मानिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। क्या यहाँ पर जो लिटरेट साक्षर होने की जो
पैमाने रखे गए हैं, यानी किस आदमी को साक्षर माना जाएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही भद्दी चीज़ है, बहुत ही बेवकूफ़ी ऐसी चीज़ है कि जो गवर्नमेंट ने रखी है कि इस आदमी को साक्षर माना जाएगा। अगर किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को अपना नाम लिखना आता है, अपना नाम, और उसको पढ़ना आता है, सिर्फ लिखना और पढ़ना आता है, सिर्फ खुद का नाम, वो उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा? साक्षर माना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है जिन्होंने ये पैमाने तैयार किए होंगे, यानी जिन्होंने ये क्राइटेरिया रखा होगा कि इस आदमी को, इस महिला को साक्षर माना जाएगा। तो आप खुद समझिए, क्या अपना नाम पढ़ लेना, अपना नाम लिख लेना पूरे जीवन भर में, 70 साल की कोई भी अगर व्यक्ति होता है, 80 साल का होता है, अगर अपना नाम पढ़ लेता है तो क्या उसको साक्षर आप मान सकते हैं? हकीकत में नहीं मान सकते। तो इसको, पैमाने को आपको, गवर्नमेंट को बदलना पड़ेगा कि किस को हम साक्षर मानते हैं। 73% तो गवर्नमेंट को दिख रहा है कि 73% लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनको ये तो नहीं दिख रहा है कि 73% है कैसे लोग, सिर्फ वो अपना नाम लिख लेते। उसमें से 50% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ अपना नाम लिख पाते हैं। उसमें से अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 23% ही लोग ऐसे होंगे जो हकीकत में सिर्फ साक्षर होंगे, जो अंग्रेजी पढ़ लेते हो, हिंदी पढ़ लेते हो, ठीक है, किसी भी गणित के सवाल को, मतलब जो नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब चीज़ें कर लेते हो। 23% होगा। क्लियर? तो 73% आपको याद रखना है क्या है? साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार। इसमें अगर हम पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो कितनी थी? 80.9%, यानी इसको अगर हम राउंड फिगर में लें, लगभग में लें, तो क्या हो जाएगा ये? 81%। ओके। वहीं अगर हम महिला साक्षरता दर की बात करें तो महिला साक्षरता दर क्या थी 2011 में? 64.6%, यानी अगर लगभग में बात करें तो 65%। और आपको एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। भारत के जो आंकड़े हैं साक्षरता दर में, उससे मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप स्थिति देख सकते हैं मध्य प्रदेश के एजुकेशन की क्या स्थिति है। तो शुरू से ही रही है, ये नहीं बोल रहा कि हाल ही की जो गवर्नमेंट आई है, सरकार आई, उसकी वजह से नहीं, शुरू से ही इतनी बेकार वो यहाँ की शिक्षा पॉलिसीज़ रही हैं जिसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या दिया गया? सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, यानी अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कौन से राज्यों में रहते हैं? तो सबसे पहले हम उठाते हैं केरल को। तो केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। कितने हैं? 94%। जो अगर हम 2021 की जनगणना की जो हमारे पास आंकड़े आएंगे, अब पता नहीं कब आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो ये शायद 100% हो गया केरल। केरल में मतलब 100 के 100 लोगों को अगर हम उठाएंगे तो 100 में से 99 लोग क्या होंगे? पढ़े लिखे होंगे। दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम, फिर आता है गोवा। मिजोरम का क्या रेट है? 91%, और गोवा का कितना है? 88.7%। क्लियर हो गया इतना? ये 2000 पूरा नहीं हुआ है अभी शुरुआत 2011 के आंकड़ों की। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा ये छूट गया है, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, है ना। सारी चीज़ हम पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए आगे क्या दिया गया है? वो हो गए सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य। अब ये होंगे सबसे कम साक्षरता वाले राज्य। तो सबसे पहले कौन सा है? बिहार। बिहार की दशा 2011 से बहुत ज़्यादा बदली है, बहुत ज़्यादा। अगर आप बात करेंगे सबसे ज़्यादा विकास में बढ़ने वाला, शिक्षा में बढ़ने वाला कोई राज्य है तो वो बिहार है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज साक्षरता की में जो वृद्धि हो रही है वो बिहार में हो रही है, ठीक है। तो अगर हम 2011 के आंकड़ों की बात करें तो 61%, यानी सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा था? बिहार था।
दूसरे नंबर पर सबसे कम साक्षर अरुणाचल प्रदेश था, फिर राजस्थान था। ये हो गए हमारे साक्षरता वाले राज्य। अब हम बात करते हैं साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। मैं आपको एक चीज़ होमवर्क में देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं हमारे भारत में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, तो सबसे पहले सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है, फिर दमन व दीप है, फिर अंडमान व निकोबार है 91, 87 और 86। अब न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली, पांडिचेरी और चंडीगढ़। फिर भी राज्यों के मुकाबले केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति बहुत बढ़िया है। सबसे कम साक्षरता वाले की परसेंट आप देखिए 76 है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, इतनी मध्य प्रदेश की भी नहीं है। फिर जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? 943। यानी लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है? अगर 1000 पुरुषों को अगर हम आंकड़े लेंगे तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, तो उससे क्या निकलता है? लिंग अनुपात निकलता है। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में 100 घर मतलब 10 लड़के हैं, उसमें से कितनी लड़कियां हैं? अगर 5 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, तो इसका रेशियो निकालिए। और 10 है 100 अगर आपके परिवार में मतलब कुल लोग हैं तो उसमें से कितनी लड़कियां हैं, कितने पुरुष हैं, तो ऐसे आंकड़ा निकलता है। जैसे आकर मैं उठा लूँ आपके परिवार के 100 लोगों को, तो 100 लोगों में से कितनी महिलाएं हैं या 100 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो वहाँ से हमारा क्या निकलता है? लिंगानुपात निकलता है। सर्वाधिक अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो केरल में, क्योंकि केरल सबसे पढ़ा लिखा है, जहाँ के सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार लोग होंगे। ठीक है, तो यहाँ का लिंगानुपात कितना है? यानी पुरुषों से ज़्यादा क्या है यहाँ पर? महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? कितनी? 84 महिलाएं ज़्यादा हैं, 84 ज़्यादा हैं। फिर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो 1000 पर कितनी महिलाएं हैं? 996। फिर आंध्र प्रदेश 993। और सबसे कम लिंगानुपात वाले हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। फिर आगे क्या दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। आज यहीं तक पढ़ेंगे हम, कल इसके आगे पढ़ेंगे, है ना। केंद्र शासित प्रदेशों को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, फिर कल के वीडियो में आगे का हम समझेंगे। और आपको क्या करना क्या है? आपको इसके MCQs लगाना है कि जनगणना से संबंधित आप सर्च कर लीजिए गूगल पर, जनगणना से संबंधित MCQ, तो आपके यहाँ पर आ जाएंगे और आप उनको लगाइए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी, ये देखिए क्या गजब उठा रहा है ये, 1037। फिर लक्षद्वीप 946, बहुत अंतर आ गया इन दोनों में। फिर अंडमान एवं निकोबार, इसमें देखिए कितना अंतर है। और सबसे कम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीप, दादर एवं नागर हवेली। ये आपसे ये आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे ये, ऐसे पूछे जाएंगे कि सबसे कम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो पहले नंबर पर आपको चंडीगढ़ इनको सीक्वेंस में लगाना है, तो पहले नंबर पर चंडीगढ़ रख देगा, दूसरे नंबर पर दादर नगर हवेली, तीसरे पर दमन दीप। तो आपको उसे सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे कम किस में, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 325 था। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है वो समझाऊंगा अभी मैं। जो 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो गया। पहले मैं जनसंख्या घनत्व को समझा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ, ये है एक स्क्वायर, 1 किलोमीटर इधर है, 1 किलोमीटर इधर है, 1 किलोमीटर इधर है, 1 किलोमीटर इधर है। 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में अगर हम बात करें, प्रति वर्ग किलोमीटर में बात करें, तो इसमें जितने भी लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर
एक वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग रह रहे हैं उसको हम क्या कह देते हैं, जनसंख्या घनत्व कह देते हैं। यानी एक वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग रह रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो 2011 में एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते थे अगर मैं बात करूं तो 325। वही 2011 में 10 साल बाद कितने हो गए थे, 382। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति वर्ग, एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, 1106। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, उस राज्य का एरिया कम है, इस वजह से वहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है यानी जो जनसंख्या डेंसिटी है वो ज़्यादा है। ये नहीं है कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा तो वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी, उस एरिया भी वहाँ का छोटा है बिहार का, उस वजह से। और सबसे कम अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है, कितना है, 17। यानी एक वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं, 17 व्यक्ति रहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ आंकड़े 2011 की जनगणना के। और आगे हम अगले वीडियो में मैं आपके लिए एमपी के आंकड़े लेकर आऊँगा, तो आपको अभी इसके एमसीक्यूज़ लगा लेना है और आपको इसको 2-3 बार पढ़ लेना है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसलिए मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।